सो हेलो एंड वेलकम बैक एनआईएसएम के लेक्चर 9 में जो है कॉर्पोरेट एक्शंस। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस करती है, ये होते क्या है, किन टाइप्स के होते हैं, इन डिटेल जानेंगे। अब देखो, ऑलरेडी अगर आप ये सीरीज अभी तक देख रहे हो और लेक्चर 9 पे पहुंचे हो तो कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं वो आपको ऊपर ऊपर से पता होगा। तो आज की ये वीडियो में मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा कि किस तरह किया जाता है, ये क्या होता है और इससे कंपनी को और एक इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, उसको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। ये सेशन ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपको कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में पता है, लेकिन एक ओवरव्यू देना, क्योंकि देखो हमारे सिलेबस में, और मैंने आपको बोला है कि सिलेबस में पूरा कंप्लीट करूंगा, तो मैंने पहले सोचा था कि ये वाले चैप्टर को मैं स्किप करूं क्योंकि देखो कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में ऑलरेडी नो, लेकिन फिर सोचा कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको एक अगर मैं रिवीजन दे देता हूँ कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में और ये हमारे लेक्चर का पार्ट भी है, सो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सेशन को हम एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और देखने के बाद कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट एक्शंस यानी ऐसी चीजें जिससे कंपनी कुछ ऐसा एक डिसीजन लेगी, ऐसा कोई काम करेगी, ऐसे कोई एक्शंस करेगी जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी के इन्वेस्टर्स का डिसीजन चेंज होगा, स्टॉक प्राइसेस चेंज हो गए और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो अब ये क्या होता है और ये किस टाइप्स के होते हैं, इन डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट फेमस जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो है डिविडेंड। हर एक कंपनी डिविडेंड देती है। यूजुअली अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल बेसिक इनकम सोर्स है वो डिविडेंड ही होता है। कि अगर समझो आपने एक 100 रुपए की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, 100 रुपए के स्टॉक प्राइस पे इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी हर साल 10% का डिविडेंड देती है, यानी हर साल के एंड में आपको 10 रुपए मिलने वाले एक स्टॉक के पीछे। आपके पास 100 स्टॉक है तो 10 इंटू 100 1000 रुपए मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ डिविडेंड वर्क्स। सो डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है? A dividend is a portion of a company's earnings distributed to shareholders as a reward for their investment. अब हाई डिविडेंड स्टॉक्स है, जैसे जो बड़ी कंपनीज है, रिलायंस हो गया, फिर इंडियन ऑयल हो गया, HDFC बैंक है, इससे जो हाई डिविडेंड स्टॉक्स है इसमें आपको हर साल एक फिक्स डिविडेंड अमाउंट मिलता रहेगा। तो डिविडेंड स्टॉक्स में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। और अगर डिविडेंड को आप री इन्वेस्ट करते हो तो वो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूंगा, प्रो टिप यही है कि अगर आप कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो समझो 100 रुपए की कंपनी है, 100 रुपए का स्टॉक, 10 रुपए का डिविडेंड हर साल आपको मिल रहा है, तो वो 10 रुपए का डिविडेंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो उस डिविडेंड को खर्च मत करो, वो डिविडेंड को करो री इन्वेस्ट, क्योंकि जब आप डिविडेंड का मिला हुआ पैसा वापस स्टॉक में री इन्वेस्ट करोगे ना तो आपकी कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो टूटेगा नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि डिविडेंड ये कंपनी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे रही है, जी नहीं। अगर समझो 100 रुपए की कंपनी और वो 10 रुपए का डिविडेंड दे रही है ना, तो जो स्टॉक प्राइस है वो 90 का हो जाएगा। ये ध्यान कोई देता नहीं है, लेकिन जो एकदम प्रो इन्वेस्टर्स है, अब ये जो हमारा कोर्स है रिसर्च एनालिस्ट का, इसमें हम रिसर्च किस तरह कर रहे हैं उसको डीप डाउन देख रहे हैं। सो जब आप रिसर्च के बारे में देखोगे ना, रिसर्च करोगे, तो आपको हर एक एस्पेक्ट को एकदम इन डिटेल जाके खोद के पढ़ना होगा। तो इसलिए डिविडेंड देखो कभी भी जेब से नहीं देगी कंपनी। अगर 100 रुपए के स्टॉक प्राइस पे 10 रुपए का डिविडेंड दे रही है तो 100 रुपए का स्टॉक प्राइस 90 पे आ जाएगा। सो डिविडेंड फ्री नहीं है। सो डिविडेंड के 3 टाइप्स होते हैं। एक इंटरिम डिविडेंड होता है, यानी कि कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस होने के पहले साल के बीच में डिविडेंड देती है। वन ऑफ द फेमस इंटरिम डिविडेंड देने वाली कंपनी कौन सी है? वेदांता। वेदांता बहुत बड़ा डिविडेंड दे रही है। अब वो क्यों इतना बड़ा डिविडेंड देती है, उसके पीछे क्या रीजन है, उस पर ये वाली शॉर्ट वीडियो है, तो प्लीज जाके देख लेना, आपको वेदांता का पूरा केस स्टडी मिल जाएगा। सो डिविडेंड क्या होता है? एक इंटरिम डिविडेंड हो जाएगा, एक एनुअल डिविडेंड होगा जिसको हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, और एक स्पेशल डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड यानी कि एनुअल साल में 2-3 बार जो डिविडेंड मिला वो आपका इंटरिम डिविडेंड हो गया। फाइनल डिविडेंड यानी कि आपके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 31 मार्च को अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 2024-25 का, तो उसके बाद जो कंपनीज ने डिविडेंड डिक्लेयर किए वो उनका फाइनल डिविडेंड है, बिकॉज दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर या आफ्टर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। और स्पेशल डिविडेंड क्या होता है? कोई एक ऐसा क्वार्टर आया जहां पे कंपनी जो एक ऐसी कंपनी थी जो 5,000 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, ऐसी कंपनी ने एक पर्टिकुलर क्वार्टर में कर लिया 25,000 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि डबल से भी ज्यादा। तो ऐसे केस में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए बड़ा डिविडेंड दे देती है। तो ऐसा अचानक से जब कोई कंपनी बड़ा डिविडेंड दे देना तो उसको स्पेशल डिविडेंड बोलता है, बिकॉज इट कम्स अंडर स्पेशल ओकेजन्स। कोई स्पेशल चीज हो गई, कोई बड़ा प्रॉफिट हो गया, कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो ऐसे केस में कंपनी स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करती है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा इन्फोसिस रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, नॉर्मल डिविडेंड देती थी, लेकिन 2023 में इन्फोसिस ने 18 रुपए का डिविडेंड दे दिया जो इंटरिम डिविडेंड था, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले बीच में एक डिविडेंड दे दिया। सो दैट इज 18 रुपीज का डिविडेंड था जो इंटरिम डिविडेंड था टू रिवॉर्डेड इन्वेस्टर्स। तो ये होता है डिविडेंड का कंसेप्ट।
फिर अगला कंसेप्ट आता है राइट्स इशू का। राइट्स इशू यानी कि जब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ऐसा मौका मिलता है कि वो अपनी जो खरीदी हुई कंपनी है, जो शेयर्स उसने खरीदे, उसी शेयर्स को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद ले। अब इससे बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनी को क्या है कि कंपनी को जब ऑलरेडी इन्वेस्टेड पब्लिक है उससे पैसा उठाना है ना, तो वो प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू बाहर के लोगों से पैसा उठाना। क्योंकि समझो मैंने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो मैंने वो कंपनी के बारे में रिसर्च की होगी, तो मुझे पता है कि वो कंपनी अच्छी है, वो कंपनी के क्या बेनिफिट्स होने वाले फ्यूचर में। तो एक 100 रुपए की कंपनी जब मुझे राइट्स इशू के जरिए उसी कंपनी को 80 रुपए में खरीदने का मौका देती है, तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा? यानी 100 रुपए की चीज मुझे आज 80 में मिल रही है, तो मेरे पास एडिशनल शेयर्स आ जाएंगे सस्ते भाव पे, और सस्ते भाव पे शेयर आ जाएंगे और कंपनी को 80 रुपए के हिसाब से पैसा भी मिल जाएगा, जिससे कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकती है। सो राइट्स इशू अलाउ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज एडिशनल शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। यानी कि इससे बेनिफिट क्या है? कंपनी को पैसा भी मिल गया अपने लोगों से, और मैं जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूं, मुझे 100 रुपए की चीज 80 रुपए में मिल गई, तो ये तो मेरा बेनिफिट है। अब राइट्स इशू में एक इन्वेस्टर के पास दो चॉइसेस होती है। जब भी राइट इशू आया ना, तो समझो 100 रुपए की कंपनी है और उसका राइट इशू आ गया 50 रुपए पे, यानी 100 रुपए की चीज आपको 50 पे मिलेगी एडिशनल शेयर्स। ओके, फ्री में मिलते हैं ये शेयर्स। तो ऐसे टाइम पे एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं उसको 50 रुपए पे खरीद लूं, या तो मैं उसको 50 रुपए पे बेच दूं। 50 रुपए पे अगर मैं उसको बेच देता हूं, तो मेरे पास जितने भी शेयर्स होंगे उनका जो भी वैल्यू है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा, और मैं खरीद लेता हूं तो मुझे उतने एडिशनल पैसे देकर 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल जाएगी। एग्जांपल की मदद से समझेंगे। एबीसी लिमिटेड कंपनी है और इस कंपनी में मैंने 100 शेयर्स खरीदे हुए 100 रुपए के दाम में, यानी 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। अब एबीसी लिमिटेड को खुद के इन्वेस्टर से पैसा चाहिए कुछ और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगी कि 50 रुपए के हिसाब से, 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से राइट्स इशू अनाउंस करेगी। तो अब मेरे पास दो चॉइसेस आ गई एज एन इन्वेस्टर। मुझे या तो 50 रुपए पे ये 100 शेयर्स खरीदने बाय गिविंग 5000 टू द कंपनी, तो 50 इंटू 100 5000 रुपए, या फिर ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स है 100 शेयर्स जो 1:1 का राइट इशू अगर आया है तो 100 शेयर मेरे पास आ जाएंगे। अब ये भी रेशियो में आता है, राइट्स इशू कभी भी रेशियो में अनाउंस होगा। हो सकता है 1:1 है या 1:2 है या 1:5 है। 1:1 यानी जितने शेयर मेरे पास है उतने एडिशनल राइट इशू के जरिए मैं शेयर ले सकता हूँ। तो समझो कंपनी ने 1:1 का राइट इशू दिया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे केस में मेरे पास दो चॉइसेस क्या है, या तो मैं 50 रुपए पे 100 शेयर्स खरीद लूं 5000 रुपए कंपनी को देकर, तो कंपनी के पास 5000 पहुंच जाएंगे, कंपनी को 5000 मिल जाएंगे, जिससे वो अपने जो ऑपरेशन है, जो अपना बिजनेस है उसको बढ़ा सकती है, और मुझे 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल जाएगी, तो मेरा जो एवरेज प्राइस है वो नीचे आ जाएगा। ये एक इजी बेनिफिट हो गया मेरे लिए। दूसरा बेनिफिट मेरे लिए क्या है कि मैं वो 50 रुपए पे जो मुझे एडिशनल शेयर्स मिले 50 इंटू 100 5000 रुपए के जो शेयर्स है उसको मैं बेच दूं और वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ले लूं। सो ये होता है राइट्स इशू का कंसेप्ट। जैसे आप एग्जांपल में दिया, टाटा स्टील ने 2018 में 12,800 करोड़ का राइट इशू लाया, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सस्ते दाम पर अपने शेयर्स दे दिए। तो इससे फायदा क्या हुआ? अगर जिसने उसको राइट इशू को क्लेम कर लिया तो जो शेयर है कंपनी के पास आ गए, पैसा जो इन्वेस्टर है उसके अकाउंट में चला गया, तो कंपनी की इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे जो कंपनी किसी और को दे सकती है। और दूसरा सिनेरियो जहाँ पे इन्वेस्टर ने उस जो शेयर्स है, राइट टाटा स्टील के शेयर्स है, उसको अपने बैंक अकाउंट में नहीं लिया पैसा, हालांकि और पैसे डालकर उसी टाटा स्टील के शेयर्स को सस्ते दाम पर खरीद लिया, तो कंपनी के पास पैसा आ गया और जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको एक बड़ा महंगा शेयर सस्ते दाम पर मिल गया। सो ये दोनों केस में कंपनी और इंडिविजुअल इन्वेस्टर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। फिर अगला कॉर्पोरेट एक्शन है बोनस इशू, वन ऑफ द मोस्ट फेमस है। बोनस इशू में कंपनी क्या करती है, अपने इन्वेस्टर्स को जो शेयर्स है वो शेयर्स बढ़ा के दे देती है एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। यानी समझो एक कंपनी है जिसने एक कोई साल में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया, अब कंपनी बोलती है कि इसका हम बोनस इशू दे देंगे। तो बोनस इशू में क्या होगा, जो समझो 1:1 का बोनस इशू दिया, तो कोई इन्वेस्टर है जिसके पास 100 शेयर्स है समझो, तो 1:1 के बोनस के बाद उसके पास 100 से हो जाएंगे 200 शेयर्स। लेकिन 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 इसमें कैच है, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इतने सालों की इन्वेस्टिंग करने के बाद भी नहीं मालूम होता है, वो ये है कि बहुत लोग क्या सोचते हैं, मैंने 100 रुपए का शेयर 100 क्वांटिटी खरीदा 100 रुपए के दाम पर, 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अब कंपनी जब 1:1 का बोनस देगी तो मेरे जो 100 शेयर्स है वो 200 शेयर्स हो जाएंगे, और मेरा जो प्रॉफिट है वो 200 शेयर्स के हिसाब से 100 रुपया पर शेयर, तो टोटल हो जाएगा 20,000 रुपए का। यानी मेरा 10,000 का पोर्टफोलियो अब बोनस के बाद हो जाएगा 20,000 का। दिस इज टोटली रॉन्ग। बोनस में जितने आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं उसके प्रपोर्शन में आपका स्टॉक प्राइस गिरेगा। स्टॉक मार्केट में नथिंग इज फ्री। बोला जाता है एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, फ्री में शेयर्स दिए जाएंगे, फ्री नहीं होते। अगर शेयर्स बढ़ रहे तो शेयर का प्राइस कम होगा। तो 1:1 के बोनस में हमारे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, 100 रुपए का दाम
100 शेयर्स, 1:1 का बोनस दिया तो शेयर्स तो 100 से 200 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे क्योंकि 1:1 है। लेकिन जो हमारा स्टॉक प्राइस है वो 100 रुपए से हो जाएगा 50 रुपए। तो हमारी जो टोटल वैल्यू है ना, जो पहले 100 इंटू 100 10,000 की थी, अब हो जाएगी 50 इंटू 200 10,000 रुपए। सो बोनस इशू में एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं जिससे लिक्विडिटी बढ़ती है, स्टॉक का जो इक्विटी शेयर कैपिटल का बेस है, जो इक्विटी शेयर्स का बेस है वो बढ़ता है, लेकिन जो फाइनल वैल्यू है, मार्केट कैप है कंपनी का और इंडिविजुअल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो का इन्वेस्टेड वैल्यू है, वो सेम रहती है। तो यही है बोनस का कंसेप्ट। अब कंपनी बोनस और डिविडेंड को इन मेनी वेज सेम वे में ट्रीट करती है क्योंकि दोनों का इंपैक्ट लगभग सेम होता है, लेकिन ये तो कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल डिसीजंस पे डिपेंड करता है, उनके टैक्स पे डिपेंड करता है कि बोनस पे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है कि डिविडेंड पे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। सो दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ बोनस इशू वर्क्स। देखो मैंने हर एक कंसेप्ट को है ना, इस जो ये पीपीटी है जो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से जाकर उसको डाउनलोड कर लो। ये पीपीटी में मैंने हर एक कंसेप्ट के नीचे उसका प्रॉपर एग्जाम्पल, इंडियन कंटेक्स्ट में जो लाइव एग्जाम्पल हुए वो एग्जाम्पल्स भी जोड़े, तो उसको आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और जहां पे भी मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, कहाँ पे कोई भी डाउट है, एनी क्वेश्चन, बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछो। हो सकता है आपको रिप्लाई थोड़ा लेट मिले, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर रिप्लाई लेट मिले नो इश्यूज, लेकिन रिप्लाई मिले। सो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाए। फिर अगले दो कंसेप्ट है स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक कंसोलिडेशन। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? एक महंगा स्टॉक है समझो 10,000 रुपए का, तो अब छोटे मोटे इन्वेस्टर जिनके पास थोड़े से पैसे, वो तो 10,000 रुपए का शेयर नहीं ले पाएंगे, ये थोड़े बड़े इन्वेस्टर्स ले पाएंगे, क्योंकि अगर 10 शेयर्स भी मैं लेता हूं तो मुझे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, कंपनी को ना लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ज्यादा लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, तो कंपनी को अपना इक्विटी शेयर कैपिटल से जो पैसा रेस करना है वो कम होता है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी, महंगा शेयर है उसको टुकड़ों में बांट देगी, उसकी फेस वैल्यू तोड़ देगी। अब फेस वैल्यू देखो एक हो सकती है, एक से नीचे नहीं, यानी ऊपर के साइड में कितनी भी फेस वैल्यू हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो लास्ट उसकी वैल्यू है ना वो एक होती है। तो समझो एक 10 रुपए के फेस वैल्यू वाला स्टॉक है जो 10,000 रुपए का है। अब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू दो अलग कंसेप्ट है, इसको बिल्कुल भी मिक्स मत करना। मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में इनको डिटेल में बताया कि फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है और बुक वैल्यू क्या है, ये तीनों चीजें एक दूसरे से अलग है। तो इसलिए ये सीरीज को अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर को देख रहे हो तो प्लीज अभी बंद कर दो। डे 1 से जो फर्स्ट लेक्चर है, इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, वहां से स्टार्ट करना, तो आपकी लाइन बनी होगी और इजीली देखो एग्जाम नहीं भी देना है तो भी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल जो लाइफ है, जो फाइनेंशियल स्टडी है, उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। तो स्टॉक स्प्लिट का यही बेनिफिट है कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और जो महंगा शेयर है वो सस्ता हो जाता है। समझो 10,000 रुपए का स्टॉक है, कंपनी ने 1:10 का स्प्लिट दे दिया, तो जो 10,000 का स्टॉक है वो अब टूट के हो जाएगा 1,000 रुपए का। तो 10,000 पे बहुत लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन 1,000 पे तो कर सकते हैं। अगर किसी के पास 2,000 रुपए, तो पहले वो 10,000 का स्टॉक नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब वो ये कंपनी के 2 स्टॉक्स खरीद सकता है। तो कंपनी को लिक्विडिटी मिल गई, कंपनी के पास ज्यादा पैसा आएगा। तो इस तरह से कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ती है, जिससे वो शेयर और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा लिक्विडेटिव बन जाता है। तो दिस इज स्टॉक स्प्लिट, जब महंगा शेयर टुकड़ों में बंटता है। स्टॉक कंसोलिडेशन में इसका उल्टा होगा, जब छोटा शेयर एकदम जो कचरा स्टॉक है, जैसे कोई 5-7 रुपए का स्टॉक है, तो बहुत से लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, तो कंपनी को अगेन लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है कि इक्विटी शेयर से पैसा ही नहीं रेज हो रहा है। यहाँ पे कंपनी का जो मेन गोल है, यानी इक्विटी शेयर लाने का मेन गोल क्या होगा कि लोगों से पैसा उठा सके कंपनी चलाने के लिए। तो लोगों से पैसा उठा रहे, लेकिन लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपका स्टॉक का जो भाव है वो कचरा है। 5-7 रुपए के स्टॉक में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट गुरुज क्या बोलते हैं, डोंट इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स, ये वो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, लेकिन अच्छे पेनी स्टॉक्स में। और भाव से पेनी स्टॉक कभी भी तय नहीं होता, मार्केट कैप से होता है। तो शेयर कंसोलिडेशन में क्या होगा, 5 रुपए का स्टॉक है, कोई खरीद नहीं रहा है, तो उसको थोड़ा बड़ा बनाने के लिए कंपनी क्या करेगी, उसको कंसोलिडेट कर देगी। तो जो एक स्टॉक 5 रुपए का था और फेस वैल्यू 1 थी, अब वो फेस वैल्यू हो जाएगी 10, यानी 1:10 का, यानी 1:10 का स्टॉक कंसोलिडेशन हो गया, यानी स्टॉक कंसोलिडेशन 10 के रेशो में हो गया। तो 5 रुपए का स्टॉक, जो फेस वैल्यू 1 रुपए की थी, स्टॉक प्राइस 5 रुपए का था, अब फेस वैल्यू कंपनी 10 कर देगी, तो जो स्टॉक प्राइस है वो हो जाएगा 50 रुपए। अब 50 रुपए इज अ गुड अमाउंट, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। सो ऐसे केस में कंपनी को लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो हट जाएगा, और 50 रुपए देख के एक इन्वेस्टर के माइंड में वो एक थॉट आ जाता है कि कंपनी थोड़ी अच्छी है, क्योंकि आज भी लोग कंपनी को मार्केट कैप के नजरिए से नहीं देखते, स्टॉक प्राइस के नजरिए से देखते कि कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। सो वो अप्रोच धीरे धीरे चेंज होगा, लेकिन शेयर कंसोलिडेशन इसलिए किया जाता है कि लोगों के माइंड में जो थॉट है कि सस्ता स्टॉक है कचरा होगा, तो वो जो कचरे वाली मेंटेलिटी हटाने के लिए स्टॉक को थोड़ा महंगा किया जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कंपनी का मार्केट कैप सेव रहता है, क्योंकि अगर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम हो जाएंगे
और जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों चीज को तो मार्केट कैप सेम है, और जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो जो नंबर ऑफ शेयर है वो बढ़ जाएंगे लेकिन स्टॉक प्राइस कम हो जाएगा। सो अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फाइनल आंसर सेम आने वाला है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर अगला कॉर्पोरेट एक्शन आता है M&A यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशन। आपने बहुत बार सुना होगा ये कंपनी एक दूसरे में मर्ज हो गई, एक ये कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो हाल ही में देखोगे तो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, ये जो दो कंपनीज अलग अलग थी ये मर्ज हो गई। HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के अंदर मर्ज हो गई, यानी HDFC लिमिटेड का जो भी बिजनेस था ना वो इसी की सब्सिडरी कंपनी है। बहुत रेयर केस में होता है कि सब्सिडरी कंपनी ने पेरेंट कंपनी के साथ मर्जर किया जहां पे सब्सिडरी मेन बन चुकी है। तो मर्जर और एक्विजिशन में यही फर्क है, मर्जर में दो कंपनी साथ में आती है एक बड़ी एंटिटी बनने के लिए, और एक्विजिशन में क्या होता है जब एक बड़ी कंपनी कोई छोटी कंपनी को एक्वायर कर ले या फिर कोई छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर ले, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। यानी अगर मैं एग्जांपल आपको एक्विजिशन का एग्जांपल दूं, सो अडानी ने एनडीटीवी जो है न्यू दिल्ली टेलीविजन, एनडीटीवी करके जो एंटिटी है उसको एक्वायर कर लिया था। सो अब एनडीटीवी का मालिक कौन है? अडानी। भले नाम एनडीटीवी का है ड्यू टू द ब्रांडिंग, क्योंकि वहां पे उनको ब्रांड रेपुटेशन का जो बेनिफिट है वो मिलता है, लेकिन उसका मालिक कौन है? अडानी मालिक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर अगला कंसेप्ट है लोन रिस्ट्रक्चरिंग का। इसमें कंपनी क्या करती है, अपने जो क्रेडिटर्स है जिनको कंपनी को पे करना है वैसे क्रेडिटर्स के साथ कंपनी नेगोशिएट करती है टू अवॉइड डिफॉल्ट। यानी समझो मेरी कंपनी है, मुझे मेरे क्रेडिटर को 10,000 करोड़ देना है, लेकिन मेरे पास अभी 7,000 करोड़ ही है और उसके अलावा मेरे पास और थोड़े दिनों में कोई पैसा नहीं आने वाला है। तो मैं मेरे क्रेडिटर को क्या बोलूंगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, 10,000 करोड़ है ना, तो आज के हिसाब से ये अगर 7,000 करोड़ लेता है तो मैं अभी की अभी तेरा पूरा पैसा चुकता कर देता हूँ। तो सामने वाला भी सोचेगा कि ठीक है, कल को हो सकता है कि पूरे 10,000 करोड़ का नुकसान हो जाए, तो आज 10 की जगह 7 मिल रहा है तो ले लेता हूँ। सो जब नेगोशिएट किया तो मेरा जो लोन का स्ट्रक्चर था, जो मेरा क्रेडिटर्स का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो जाएगा, मेरी 7,000 की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। 10,000 की चीज मैंने 7,000 में कर दी तो कहा ना कहा 3,000 करोड़ का प्रॉफिट ही किया है, तो वो भी बुक्स में दिखाने मिल जाएगा। सो जब कंपनी अपने लोन को लेके उलाढाल करती है, लोन को जल्दी पे कर देती है, लोन को क्लोज कर देती है, या कोई बड़ा लोन ले लेती है, एक्स्ट्रा पैसे ले लेती है, क्रेडिटर्स के साथ नेगोशिएट करती है, सो दैट कम्स इन द लोन रिस्ट्रक्चरिंग। जैसा एग्जांपल में मैंने दिया जेट एयरवेज का एग्जांपल है, इट अंडरवेंट लोन रिस्ट्रक्चरिंग 2019 ड्यू टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस where banks took control to revive the airline। जेट एयरवेज को रिवाइव किया गया बैंक की मदद से, और ये कैसे हुआ? लोन रिस्ट्रक्चरिंग की मदद से। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू मेक अ कंपनी स्टेबल, यानी कंपनी डिफॉल्ट ना करे, कंपनी के जो इन्वेस्टर है उनके पास कुछ तो पैसा बचे, कंपनी डीलिस्ट ना हो जाए। तो इसी के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग का जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो कंपनी को करना पड़ता है। ये कई बार वॉलंटरीली कंपनी करती है, कई बार मैंडेटरीली करना पड़ता है, कोर्ट का ऑर्डर आता है। सो ये सब, इसमें बहुत सारे लॉज, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, और जैसे जैसे आप अपने फाइनेंशियल जर्नी में आगे जाओगे तो धीरे धीरे आपको समझते जाएगा। फिर अगला कॉर्पोरेट एक्शन है वन ऑफ द मोस्ट फेमस की बायबैक ऑफ शेयर्स। यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? मार्केट में से अपने शेयर्स को महंगे दाम पे खरीद लेगी। क्यों करती है कंपनी ऐसा? कि अपने इन्वेस्टर्स को एक प्रीमियम मिल जाएगा, इन्वेस्टर्स को पैसे मिल जाएंगे, तो फ्यूचर में वैसे इन्वेस्टर्स इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। और कंपनी क्या करती है? कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं और कंपनी को अपना इक्विटी शेयर कैपिटल का जो बेस है वो कम करना है, तो ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी? बायबैक ऑफ शेयर्स कर लेगी, ताकि इन्वेस्टर्स भी खुश हो जाए, एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा और कंपनी के पास अपने शेयर्स आ जाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि हॉस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए, कि कोई बाहर का आदमी तो शेयर्स को अपने ज्यादा नहीं खरीद रहा है और अपना स्टेक कम तो नहीं हो रहा है कंपनी में से, तो हॉस्टाइल टेकओवर के केसेस होते रहते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में हॉस्टाइल लिख के भेजो, हॉस्टाइल टेकओवर। मैं डेफिनेटली ऐसी 2-3 स्टोरीज लेकर आऊंगा जहाँ पे इनवॉलेंटरी, जहाँ पे कंपनी के ना चाहते हुए भी कंपनी के हाथ से अपनी ही कंपनी की ओनरशिप जा चुकी है, कोई और मालिक बन चुका है। सो बायबैक ऑफ शेयर्स का डेफिनेशन क्या है? अ कंपनी रीपर्चेसेस इट्स शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर्स इन सर्कुलेशन एंड इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू। जैसे टीसीएस का वन ऑफ द मोस्ट फेमस बायबैक है, 18,000 करोड़ का बायबैक किया था 2022 में 4,500 के पर शेयर के भाव पर, यानी कि उस टाइम पर भाव कुछ तो मेरे को याद है ना, 4,055 4,100 के आसपास चल रहा था, यानी 400 रुपए के प्लस पे बायबैक किया था। तो मैं क्यों नहीं कंपनी को बायबैक करने दूंगा? मेरे पास जो चीज है, जो मैंने 4,000 पे खरीदी है आज और उसका मार्केट में भाव 4,100 चल रहा है, मैं थोड़े बहुत प्रॉफिट में हूँ, लेकिन वही स्टॉक मेरे से खुद ही कंपनी 4,500 में खरीद रही, तो मैं क्यों कंपनी को नहीं बेचूंगा? मुझे बेनिफिट मिल गया, मेरे पास पैसे आ गए और कंपनी के पास जो अपना इक्विटी शेयर कैपिटल का बेस है वो कम हो गया, कंपनी ने खुद के ही शेयर खरीद लिए, तो कंपनी का जो हॉस्टाइल टेकओवर का डर है वो भी चला गया, और फ्यूचर में जाके अगर कुछ चेंजेस उनको अपने इक्विटी शेयर के बेस में करने होंगे सो वो भी कर सकते हैं। तो ये बायबैक ऑफ शेयर्स होता है, यानी मार्केट में से, खुले मार्केट में से कंपनी अपने शेयर्स को उठा लेगी, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। 2 मेथड के थ्रू होती है बायबैक, एक टेंडर ऑफर होता है, मोस्टली 99% कंपनी टेंडर ऑफर के थ्रू करती है,
और एक होता है ओपन मार्केट ऑफर। अब ओपन मार्केट ऑफर इतना ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत कम कंपनीज करती है। अब ये दोनों चीजें क्या होती है इसके बारे में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से पढ़ लेना, ठीक है। फिर अगला टाइप का कॉर्पोरेट एक्शन होता है डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स। डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स यानी कि स्टॉक मार्केट में से उस कंपनी को हटा दिया गया है। अब इस हो सकता है कंपनी ने कोई फ्रॉड किया हो, कोई डिफॉल्ट किया हो, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स 2000 के दशक में वो कंपनी टॉप नॉच थी, वन ऑफ द क्या इंडिया की बेस्ट आईटी कंपनी। लेकिन क्या हुआ, बाद में स्कैम किया, उसका जो ओनर था वो फंस गया, सब ऑडिटर्स को पैसे वैसे खिलाए हुए थे, कंपनी को प्रॉफिटेबल खाली पेपर पे दिखाया जा रहा था, जब असली में चेक किया तो कंपनी के लग चुके थे। जब वो राज खुला, कंपनी का स्कैम सामने आया, स्टॉक गिर गया, इतना ज्यादा गिर गया कि बाद में डीलिस्ट होना पड़ा। डीलिस्टिंग दो तरीके से हो सकती है, वॉलंटरीली भी होगी, इनवॉलंटरी भी होगी। यानी अगर कोई स्कैम वैम किया है तो फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है कि डीलिस्ट होना पड़ेगा, और कंपनी अगर खुद ही ये सब से थक चुकी है, ये सब उसको नहीं जम रहा है, सो वो इन्वेस्टर का पैसा वापस करके मार्केट से डीलिस्ट हो सकती है। तो डीलिस्टिंग ऑफ शेयर बहुत ही रेयर होता है, लेकिन होता है। और फिर ये वीडियो का जो लास्ट कंसेप्ट हमारा आज है वो है शेयर स्वैप। शेयर स्वैप यूजुअली मर्जर्स और एक्विजिशन के टाइम होता है, जब एक कंपनी के बदले आपको दूसरी कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। जैसे जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ, तो एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स थे उनको एचडीएफसी बैंक के शेयर्स मिले, क्योंकि अब एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो चुकी थी इनटू एचडीएफसी बैंक, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी रखती है। सो बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक थी, उसने अपनी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड को उसके साथ मर्जर कर लिया, दोनों अब एक एंटिटी बन गए, नाम आ गया एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स थे उनको अब एचडीएफसी बैंक के शेयर्स मिल गए, तो ये शेयर स्वैप हो गया। वैल्यू सेम थी, समझो मेरे पास 10,000 रुपए के एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के शेयर्स थे, तो कंपनी जब मर्ज हुई तो मुझे स्वैप करके उसी सेम वैल्यू के एचडीएफसी बैंक के शेयर्स मिल गए। कभी कभी वैल्यू में डिफरेंस आता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंपनी, डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ द कंपनी। तो ये सब आप जब अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे जाओगे, अच्छे से हर एक चीज को पढ़ोगे, समझोगे, तब आपको ये सब चीजें क्लियर आउट होती जाएगी। सो दैट्स ऑल। आज की वीडियो में हमने इन डिटेल देखा कि कॉर्पोरेट एक्शंस कैसे होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों ये किए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं। तो भी कोई भी डाउट आपके माइंड में, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, में सबका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। अगर ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, सो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।